हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। तो जो चैप्टर नंबर 8 का नाम है वो है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि इसके पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब इसका नाम समझ लेते हैं। अब नाम में आया है टोटल। अब टोटल का मीनिंग क्या होगा कि जो भी हमने 4th, 5th, 6th, 7th चैप्टर पढ़े हैं उनका निचोड़ आ गया अभी ये, ठीक है ना। वहां डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ और टाइप की होती थी, अब टोटल से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इकट्ठा होने वाला है। तो अब इसका काम देख लेते हैं कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हमें क्या कहती है। An equation of the form p dx plus q dy plus r dz is equal to 0। एक ऐसी इक्वेशन जो p dx plus q dy plus r dz is equal to 0 की फॉर्म में हो, जहां पे जो p q r है वो फंक्शन हो x y z के, इस कॉल्ड उसको हम बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर दूसरा नाम है सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर तीसरा एक और नाम है इसका p फैफिफियन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप तीन नाम इसको दे सकते हो। एक टोटल है, एक सिंगल है और एक पी फैफियन है। ठीक है, तो दिस मीन्स इन 3 वेरिएबल्स, और ये किसके अंदर है, 3 वेरिएबल्स के अंदर। अब जरूरी नहीं है कि ये जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन वो सिर्फ 3 वेरिएबल के अंदर हो, वो 4 वेरिएबल के साथ हो सकती है, 5 के साथ हो सकती है, 6 के साथ हो सकती है, सो ऑन, जितने मर्जी वेरिएबल हो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि नॉर्मली बस वो इसी फॉर्म में मिलेगी भी, जो आपके सिलेबस में है वो 3 ही वेरिएबल के अंदर होगी। तो यहां से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसको हम मान देते हैं यहां कंसीडर एक रिलेशन, हम सपोज कर लेते हैं कंसीडर ए रिलेशन। अब एक रिलेशन मान लेते हैं हम एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सम सी, यानी कि कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, जहां पे ये क्या है, सी इज एनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो ये क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है भी। क्लियर। अब हम इसको डिफरेंशिएट अगर करें तो यहां से आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं भी। अगर आप फर्स्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए ऑपरेटर, कि आप किसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, भी वो x है, y है या फिर वो z है। लेकिन ऑपरेटर यहां डिफाइंड है ही नहीं, तो हम इसको लिखेंगे करली एफ अपॉन करली एक्स डी एक्स प्लस करली एफ अपॉन करली वाई डी वाई और करली एफ अपॉन करली जेड और डी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। या फिर इसकी जो दूसरी फॉर्म है डिफरेंशिएशन की, उसको मैं लिख सकता हूं पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0, यानी कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं भी। तो ये थी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो इसकी नॉर्मल फॉर्म है वो ये होती है, इस टाइप से लिखी होगी। ठीक है ना। अगर कोई इक्वेशन कुछ इस टाइप से गिवन है, लेट P1 dx1 है, P2 dx2 है, P3 dx3 है, सो ऑन, ये इस तरीके से गिवन होती है Pn dxn। अब ये भी क्या है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी क्या होगी, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इन कितने वेरिएबल, n वेरिएबल्स। यानी कि ये n वेरिएबल्स के अंदर होगी, क्योंकि x1 x2 x3 एज ए वेरिएबल काम कर रहे हैं, तो टोटल n वेरिएबल यहाँ हो जाएंगे भी। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जरूरी नहीं कि वो 3 ही वेरिएबल के अंदर हो, वेरिएबल जितने मर्जी हो सकते हैं, बस उसकी नॉर्मल फॉर्म ये मिलेगी। 3 वेरिएबल है तो n वेरिएबल है, इस फॉर्म में मिलेगी, 4 5 कितने भी हो सकते हैं। क्लियर। तो ये थी भी एक जनरल सी डेफिनेशन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की। उसके बाद है
टू प्रूव द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इंटीग्रेबिलिटी ऑफ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इसके लिए हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस को प्रूव करना है भी। अब वो क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो, वो पी डी एक्स क्यू डी वाई आर डी जेड इक्वल टू 0 की ये वाली नेसेसरी कंडीशन होगी भी, इसको हम प्रूव करेंगे। तो नेसेसरी कंडीशन प्रूव कर लेते हैं पहले, उसके बाद सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करेंगे। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ नेसेसरी, ठीक है ना। अब जो नेसेसरी कंडीशन होगी वो देखिए क्या होगी। अब नेसेसरी कंडीशन के लिए हम मान लेते हैं लेट पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। बी दी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है इन वेरिएबल्स x, y एंड z, क्लियर। और क्या मान लेते हैं, एंड लेट कि फाई ऑफ x, y, z बी द इंटेग्रल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब ये ऐसा हमने क्यों सपोज किया वो देखिए। जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो वो कैसे फॉर्म करते हैं भी, एक सिंपल इक्वेशन हमें गिवन होती है, उसमें जितने भी पैरामीटर है उनको रिमूव करते हैं, हम उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि डेरिवेटिव करने के बाद वो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। लेकिन अगर उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का दोबारा से हम एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन कर दे तो वो दोबारा हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। तो यानी कि इस इक्वेशन से ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है डेरिवेटिव करके। अब हमने इसको क्या मान लिया, इसका इंटीग्रल, यानी कि इससे इंटीग्रेशन करके शायद ये आएगा, ठीक है ना। तो दिस मींस ये इसका क्या है, इंटीग्रल है भी। उसके बाद अब यहां से डिफरेंशिएटिंग इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हो भी। तो इक्वेशन सेकंड, अगर सेकंड को डिफरेंशिएट करोगे तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो है डी फाई इक्वल टू, ये जो सिंपल बनेगी यानी कि इसकी जनरल फॉर्म क्या आएगी, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड। और जो दूसरी फॉर्म बनेगी डी फाई, इसको आप ये भी लिख सकते हो कि जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, करली फाई अपॉन करली एक्स डी एक्स प्लस करली एफ अपॉन, यहाँ से अब एफ नहीं है ये फाई है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, फाई लिखोगे। अगर एफ सपोज करते तो आप क्या लिखते, एफ जैसे अभी स्टार्टिंग में सपोज किया था, करली वाई डी वाई और करली फाई अपॉन करली जेड डी जेड, क्लियर। उसके बाद इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। अब देखिए ये दोनों डी फाई की वैल्यू है, दोनों के रूप अलग हैं भी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर ये दोनों सेम वैल्यू है तो इनका जो रेशो है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। अब ऐसा क्यों लिखा, इनको अलग अलग क्यों लिखा वो देखिए कि हम जैसे कोई इक्वेशन होती है, अगर पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अभी पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये डी फाई की वैल्यू हो सकता है कि कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई किया गया हो, तो यहाँ से पी या फिर इस तरीके से लिखोगे, जो करली फाई अपॉन करली एक्स है, करली फाई अपॉन करली एक्स डिवाइड पी, वो किसके इक्वल होना चाहिए भी, यानी कि करली फाई अपॉन करली वाई अपॉन क्यू के इक्वल होना चाहिए, और करली फाई अपॉन करली जेड अपॉन आर के इक्वल होना चाहिए भी, ठीक है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वगैरह में भी हम ऐसे तरीके यूज करते थे भी। तो इसको हम मान लेते हैं सम लैम्डा, ठीक है, जहाँ पे वेयर लैम्डा इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यानी कि जो लैम्डा है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है। अगर कॉन्स्टेंट होगा तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बस सिंपल सा फंडा है ये। तो ये इसके इक्वल मान लिया। तो यहाँ से अगर आप करली फाई अपॉन करली एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी, पी लैम्डा। और यहाँ से अगर करली फाई अपॉन करली वाई की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी क्यू लैम्डा। एंड अगर करली फाई अपॉन करली जेड की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी आर लैम्डा।
ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वैल्यूज आएंगे भी। अब इनका हमने यूज़ कैसे करना वो देखिए, तो इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे एज वी नो दैट, अब हमें ये पता है कि जो करली स्क्वायर फाई है अपॉन करली वाई करली एक्स किसके इक्वल होता है अभी, उसको हम लिख सकते हैं करली स्क्वायर फाई और करली यहाँ एक्स और करली वाई, इस तरीके से। यानी कि फाई का डेरिवेटिव पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करो फिर वाई के रिस्पेक्ट में, बात एक ही है, या फिर पहले वाई के रिस्पेक्ट में करो फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, वो भी बात एक ही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि करली अपॉन करली वाई ऑफ करली फाई अप और करली एक्स, यानी कि करली फाई पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया फिर वाई के रिस्पेक्ट में। यहाँ से इसको लिखा जा सकता है करली अपॉन करली एक्स और अंदर बनेगा करली फाई अपॉन करली वाई, इस तरीके से। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। करली फाई अपॉन करली एक्स की वैल्यू क्या थी, पी लैम्डा, तो करली अपॉन करली वाई ये बना पी और इनटू में लैम्डा। करली अपॉन करली एक्स इसकी वैल्यू है क्यू लैम्डा, ठीक है ना। अब इनका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो स्टार्टिंग में पी एज इट इज करली लैम्डा अपॉन करली वाई प्लस अब लैम्डा एज इट इज, तो ये क्या बनेगा करली पी अपॉन करली वाई इक्वल टू, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्यू एज इट इज करली लैम्डा अपॉन करली एक्स और प्लस लैम्डा एज इट इज करली क्यू और अपॉन करली एक्स। क्लियर। अब जो ये लैम्डा वाली टर्म है ये और ये, इनको तो लेफ्ट साइड कर लेते हैं, इसको राइट साइड ले जाते हैं और इन दोनों में से लैम्डा क्या आएगा फिर कॉमन, तो ये कितना बचा करली पी अपॉन करली वाई माइनस होगा करली क्यू अपॉन सॉरी क्यू का ये बार बार फाई बन रहा है, कई करली क्यू अपॉन करली एक्स, तो ये लैम्डा वाली टर्म ये लिखी। यहाँ से देखो क्यू इंटू में करली लैम्डा अपॉन करली एक्स और ये उस साइड माइनस में जाएगा तो करली पी और सॉरी ये पी है ओनली पी करली लैम्डा अपॉन करली वाई हो गया अभी, ठीक है ना। ये इक्वेशन आई और जैसे थर्ड फोर्थ हम यहाँ नाम दे चुके हैं तो इसको नाम दे देते हैं फिफ्थ, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से समझना, यहाँ से ये जो स्टेप है वो मेन है। अब हमने यहाँ लिया था करली स्क्वायर वाई एक्स, तो यहाँ क्या आया पी क्यू और वाई एक्स, ध्यान से समझना इसको। यहाँ हमने एक्स वाई लिया था तो ये पी क्यू इस उल्टी साइड से और ये क्या आया एक्स वाई सीधी साइड से। क्लियर। अब अगर हम एक्स वाई की जगह यहाँ पे वाई जेड ले लें, ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम ये भी तो लिख सकते हैं कि करली स्क्वायर फाई अपॉन, अब यहाँ हम क्या लेंगे वाई जेड, तो ये क्या बन जाएगा जेड वाई, तो यानी कि ये वाई और ये जेड, तो ये क्या बनेगा जेड और वाई इक्वल टू करली स्क्वायर फाई, यहाँ क्या लिखा जाएगा करली वाई और करली जेड, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी कि सिमिलरली डाल के आप ऐसा लिख दोगे। अगर ऐसा है तो इसको हम क्या लिखेंगे करली अपॉन करली जेड इंटू करली फाई अपॉन करली वाई, तो सिमिलरली अब आप क्या लिखोगे, यानी कि इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा, ध्यान से देखना इसको, ये पी क्यू था अब क्या आएगा क्यू और यहाँ आर, ये एक्स वाई था अब यहाँ क्या आएगा वाई और यहाँ क्या आएगा जेड, तो ये होगा। सिमिलरली आप ये सेकंड इक्वेशन लिखोगे। अब देखो यहाँ था पी क्यू, अब यहाँ क्या आएगा क्यू और यहाँ क्या आएगा आर, बीच में साइन नेगेटिव। अब यहाँ था वाई एक्स वाई, यहाँ क्या था एक्स वाई, अब क्या आएगा वाई जेड, यानी कि आर के साथ क्या आएगा करली लैम्डा अपॉन करली वाई माइनस यहाँ क्या था क्यू और एक्स वाई था तो वाई जेड आएगा, अब करली लैम्डा और करली जेड, ठीक है ना। ये हुई इक्वेशन नंबर 6। तो इसी के बेस पे एक और इक्वेशन लिख लेते हैं लैम्डा पी क्यू क्यू आर, अब क्या आएगा आर और पी, यानी कि करली और करली, यहाँ बीच में माइनस, यहाँ एक्स वाई वाई जेड, अब क्या आएगा जेड और एक्स, इसी तरीके से। यानी कि अभी तो मैंने सिर्फ एक पेयर को तो सोल्व करके दिखा दिया, दो पेयर को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई। आप देखो पी क्यू क्यू आर, अब यहाँ क्या आएगा यहाँ चला जाएगा आर, ठीक है ना। तो अब देखो वाई जेड की रिस्पेक्ट में आ चुका है, अब क्या रह गया
एक्स के रिस्पेक्ट में, पी क्यू क्यू आर, और ये क्या बनेगा आर पी। अब एक्स वाई के रिस्पेक्ट में आ चुका है, करली लैम्डा अपॉन करली जेड आएगा भी, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसको ध्यान से समझना, ये नेसेसरी कंडीशन कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो ये 3 इक्वेशन आ गई भी, इन 3 इक्वेशन पे ही डिपेंडेंट है ये नेसेसरी कंडीशन। अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं भी, ठीक है ना। इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इसको हटा के अब हम यहाँ क्या लिखते हैं, इसको ध्यान से समझना, जो अभी मैं लिखूँगा। यह हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 बाय, अब इक्वेशन 5 में है पी क्यू, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर से, और इक्वेशन 6 में है क्यू आर, इसको मल्टीप्लाई करोगे बाय पी से, एंड जो इक्वेशन 7 है उसको मल्टीप्लाई करोगे बाय पी आर है तो इसको क्यू से, एंड एडिंग, ठीक है ना। और इनको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब ध्यान से समझना, अब चलो इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये नीचे ऐसे ही थोड़ा सा रह गया बस। अब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है भी, पहले को 5th को आर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ क्या लग जाएगा आर, ध्यान से समझना। इसको मैं अब चेंज कर रहा हूँ, यहाँ ये क्या बनेगा लैम्डा आर, इस सिमिलरली को भी हटा देते हैं। अब आर से ये तो मल्टीप्लाई होगी, ऐसे ही आर यहाँ भी मल्टीप्लाई में आएगा, देखो आर, और ये क्या बना आर, ध्यान से समझना इसको। दूसरे वो 6 को p से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बनेगा लैम्डा p, और यहाँ क्या आएगा p, और यहाँ भी क्या आएगा p, काम हो गया। तीसरे को मल्टीप्लाई करना है q से, तो यहाँ क्या बनेगा लैम्डा q, और यहाँ q, और ये q, समझे। और अब इन तीनों को ऐसे जोड़ देना है भी, जब इन तीनों को ऐड करोगे तो ये लैम्डा p लैम्डा q, ये पहले लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, यानी कि लैम्डा, और ये पी क्यू आर है, लिख भी पहले p वाला लेते हैं बीच वाला, यानी कि लैम्डा p, और साथ में क्या है करली q अपॉन करली z माइनस करली r अपॉन करली y, फिर लिख लेते हैं q वाला, यानी कि प्लस लैम्डा q, और यहाँ है करली r अपॉन करली x माइनस करली p अपॉन करली z, और फिर लिख लेते हैं r वाला, यानी कि लैम्डा r, ये तीसरे वाला, तो करली p अपॉन करली y माइनस करली q, जो करली q अपॉन करली x। तो ये हमारी लेफ्ट साइड ऐड होके आ गई। अब हमें देखना है राइट साइड में क्या बचेगा। देखो क्यू आर लैम्डा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्यू आर लैम्डा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस माइनस है कैंसिल हो गए। उसके बाद पी आर और लैम्डा का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में ये कैंसिल हो गए, पी क्यू लैम्डा का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में पी क्यू, और ये कैंसिल हो गए, यानी कि राइट साइड सारी के सारी क्या होगी कैंसिल। दिस मीन्स राइट साइड में क्या बचा अंडा, 0। क्लियर। अब देखो तीनों में ये जो लैम्डा है वो क्या है कॉमन, तो लैम्डा आया कॉमन, और कॉमन होके ये 0 के साथ मिलके अपनी फैमिली प्लानिंग करेगा, यानी कि यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस मीन्स दिस रिजल्ट इज इक्वल टू क्या हुआ 0। अब यही रिजल्ट एक बार आप चेक करें कि वो नेसेसरी कंडीशन बनता है या नहीं। देखो P Q R सो ऑन, इस वजह से मैंने पहले ही P वाला लिख लिया था, फिर Q वाला लिखा, और फिर यहाँ R वाली टर्म लिख ली। वैसे पहले R P Q आता, फिर बाद में अरेंज करते, बात एक ही है भी। मेन मुद्दा है कि ये कैंसिल आउट कैसे हुए, ये आपको समझना होगा। तो ये है भी नेसेसरी कंडीशन ऑफ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको यहाँ से ये लग रहा होगा सर ये नेसेसरी कंडीशन इतनी बड़ी सी है, हम इसको याद कैसे रखेंगे भी, ये P है, अब फिर P Q R आएगा, Q R P आएगा, R P Q आएगा, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। Z Y X Z Y X अगर ऐसे याद ना हो तो इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं कि P Q R, बड़ा बड़ा सा लिख देता हूँ मैं, P Q R करली अपॉन करली x, करली अपॉन करली y, और करली अपॉन करली z, ये डिटरमिनेंट फॉर्म इज इक्वल टू 0। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि जब इसको ओपन करोगे तो उल्टा यही बन जाएगा भी, यानी कि डिटरमिनेंट को ओपन करो, p के आमने सामने की वैल्यू छोड़ दो, q
यानी कि p के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, करली q अपॉन करली z माइनस करली r अपॉन करली y, ये होगा। अब प्लस q है तो q वाले के साथ डिटरमिनेंट में नेगेटिव आता है तो वो अंदर नेगेटिव घूम के ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वो इस तरीके से और ये इस तरीके से, यानी कि ये याद कर लो, इसको फिर एक्सपेंड कर देना भी अगर ये याद ना हो तो। दोनों तरीके हैं, या तो सिंपली इसी को लर्न करो, अगर ये याद ना हो तो डिटरमिनेंट में तो कुछ है ही नहीं, एक बार डिटरमिनेंट लिख देना, नेक्स्ट स्टेप में ये लिख देना सोल्व करके, तो इस तरीके से आप सोल्व करोगे। तो इस तरीके से ये है हमारी नेसेसरी कंडीशन और आप इस तरीके से इसे प्रूव करोगे। उसके बाद देखिए अब हम पढ़ते हैं इसकी सफिशिएंट कंडीशन भी, कि जो सफिशिएंट कंडीशन है वो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं नेसेसरी कंडीशन में, तो दिस मीन्स इस रिजल्ट को हम मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए वी प्रूव्ड रिजल्ट 1 कि ये जो रिजल्ट 1 है इज ट्रू फॉर इक्वेशन, तो इक्वेशन कौन सी थी, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई और प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0, यानी कि इसके लिए ये ट्रू है भी, इसको ये सेटिस्फाई करता है। देन इट मस्ट बी सेटिस्फाइड, अब ये किसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अगर लैम्डा पी डी एक्स लैम्डा क्यू डी वाई और प्लस लैम्डा आर और डी जेड इक्वल टू 0 को, जहाँ पे वेयर लैम्डा इज एनी फंक्शन ऑफ x, y, z। अब ये इसको कैसे सेटिस्फाई करेगा, अगर तीनों में से हम लैम्डा कॉमन ले ले तो राइट साइड होके क्या हो जाएगा 0, इक्वेशन तो वही बनेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भी। तो उसके बाद हम मान लेते हैं लेट कि ये जो पहले दो पार्ट है इसके p डी एक्स प्लस क्यू डी वाई बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या मान लिया कि ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इसको हम इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा भी, कि करली p अपॉन करली y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, करली q अपॉन करली x के इक्वल होगी। और अगर ये एग्जैक्ट नहीं है, अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के इसको एग्जैक्ट बना लेंगे। यानी कि मेन मुद्दा क्या है, अगर ये एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट ये रिजल्ट सही होगा, अगर ये एग्जैक्ट नहीं होगी तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको एग्जैक्ट बना लेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट में आया था। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेट कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका अगर दोबारा से हम इंटीग्रेशन कर दें, पी डी एक्स क्यू डी वाई इक्वल टू समथिंग यू आता है भी, ठीक है ना, u कोई भी इक्वेशन हो सकती है। दिस मीन्स अगर इस कंप्लीट का हम इंटीग्रेशन करें तो वो क्या आया, u आया। सो अब अगर वो इस u का हम ये जो कैपिटल U लिया है डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आना चाहिए p एंड, क्योंकि ये क्या था पी डी एक्स था ना, या क्यू डी वाई था, अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं हम u का विद रिस्पेक्ट टू y तो वो क्या आना चाहिए भी q। अब यहाँ से देखिए जो अगर हम p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कर दें तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, विद डेरिवेटिव ऑफ दिस, और ये p की वैल्यू क्या है, करली u अपॉन करली x, यानी कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये क्या बना, करली स्केयर u अपॉन ये क्या है, करली z और करली x। एंड अगर ऐसे ही हम करली q अपॉन करली z की वैल्यू निकालें तो वो कि ये सेम बनेगा, करली स्केयर u और यहाँ बनेगा करली z और करली y। ये तो वो z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अगर हम p का डेरिवेटिव, अब ये x हो चुका है, z हो चुका है, क्या रह गया y की रिस्पेक्ट में करें भी, y की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होगा, तो ये क्या बनेगा, करली स्केयर u और करली y करली x बनेगा भी, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ कि करली अपॉन करली y और ये क्या है, करली u अपॉन करली x, ठीक है। और या फिर इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि करली अपॉन करली x और
यहाँ से क्या बनेगा कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई, क्योंकि एक्स वाई को आगे पीछे लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई की वैल्यू क्या है, क्यू है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये क्या बनेगा कर्ल क्यू अपॉन कर्ल एक्स, ठीक है ना, कि कर्ल क्यू अपॉन कर्ल एक्स, ये किसकी वैल्यू आई थी, कर्ल पी अपॉन कर्ल वाई की, जो ये कंडीशन थी। आप ऐसे भी कर सकते हैं भी। तो अब हम इन वैल्यूज को किसके अंदर पुट कर देते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है भी। अब फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो देखिए वहां से रिजल्ट क्या बनेगा। पहले p की वैल्यू पुट करनी है भी। p की वैल्यू क्या है, कर्ली यू अपॉन ये इसको कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स, ये वैल्यू पुट कर दी। अब कर्ली क्यू अपॉन कर्ली जेड है, और जो क्यू की वैल्यू है वो क्या है भी, कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई, तो ये क्या बनेगा कर्ली स्क्वायर यू, और ये क्या है जेड, और ये है वाई, तो कर्ली जेड और कर्ली वाई होगा। माइनस, अब आर का कोई मैटर ही नहीं है इसके अंदर, तो कर्ली आर अपॉन कर्ली वाई होगा। अब प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई होगा, ठीक है। उसके बाद आर का कोई मैटर नहीं है, तो कर्ल आर अपॉन कर्ल एक्स माइनस, अब p है, p की वैल्यू क्या है कर्ल u अपॉन कर्ल x, तो यहाँ से क्या बनेगा कर्ल स्क्वायर u, और x है तो कर्ल z और कर्ल x हो गया भी, ठीक है। अब प्लस आगे है r का कोई मैटर नहीं है, p की जगह क्या पुट करोगे कर्ल u अपॉन कर्ल x, तो यहाँ से क्या बनेगा कर्ल, आप देखो कर्ली p अपॉन कर्ली y है, कर्ली p अपॉन कर्ली y को डायरेक्ट में क्या लिख सकता हूँ कर्ली q अपॉन कर्ली x लिख सकता हूँ भी, तो कर्ली q अपॉन कर्ली x, और माइनस में इसको भी एज इट इज रखो कर्ली q अपॉन कर्ली x इक्वल टू 0। अब ये तो कैंसिल आउट हो गए, क्या हो गए 0, तो दिस मीन्स ये लास्ट टर्म क्या होगी टोटल कैंसिल आउट, सिर्फ ये बचा भी, ठीक है ना। तो इसमें से देखिए ये है कर्ली u और अपॉन कर्ली x, इसमें से कर्ली अपॉन कर्ली y कॉमन, तो अंदर क्या बचा भी, ये बचा गया कर्ल u और अपॉन कर्ल z माइनस आर, प्लस अब ये कर्ल u अपॉन कर्ल y एज इट इज, इसमें से भी क्या आएगा कर्ल अपॉन कर्ल x कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा ये r और माइनस में कर्ल u अपॉन कर्ल z इक्वल टू क्या है 0, तो ये वैल्यू बचेगी भी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये तो कर्ल u अपॉन कर्ल z माइनस में r है, और ये r माइनस में है, तो इसका हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, कर्ल u अपॉन कर्ल x कर्ल अपॉन कर्ल y, और ये बनेगा कर्ल u अपॉन कर्ल z माइनस r, और इसका नेगेटिव यहाँ कॉमन लोगे तो ये नेगेटिव कर्ल u अपॉन कर्ल y और कर्ल अपॉन कर्ल x, ये क्या बना ये जो कर्ल u अपॉन कर्ल z और माइनस में r इक्वल टू क्या हो गया 0 होगा भाई, ठीक है ना। तो ये इसको इस तरीके से लिखोगे। अब इस स्टेटमेंट को हम अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ कर्ल u की मल्टीप्लाई कर्ल u बाई कर्ल x की मल्टीप्लाई इसके साथ है, तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा कर्ल अपॉन कर्ल y किसका कर्ल u अपॉन कर्ल z माइनस r, ठीक है। और माइनस करना है तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ से कर्ल u अपॉन कर्ल y, यहाँ भी लिख सकते हो यहाँ भी लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कर्ल अपॉन कर्ल x और इनटू में कर्ल u अपॉन कर्ल z माइनस r, यानी कि ये हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लिया, इक्वल टू क्या आया 0। अब यहाँ ध्यान से देखिए क्या कोई x y का मैटर है, यानी कि यहाँ से हम लिखेंगे दिस रिलेशन इज फ्री फ्रॉम x एंड y, यानी कि एक्स वाई का कोई मैटर ही नहीं, एक्स वाई का फंक्शन ही नहीं है, ये एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जरूर हो रहा है लेकिन एक्स वाई तो नहीं आए यहाँ, यानी कि ये एक्स वाई से फ्री है। और यहाँ से हम लिखेंगे हेयर जो कर्ल u अपॉन कर्ल z माइनस r है इज द फंक्शन ऑफ u एंड, अब ये क्या बनेगा z, ठीक है, u एंड z का फंक्शन होगा क्योंकि इसमें z तो जरूर आएगा। अब यहाँ से देखिए इसको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ कि अगर ये z का फंक्शन बना है तो ये क्या बनेगा भी, ठीक है। तो इसको हम सपोज कर लेंगे, ये जो अभी z का फंक्शन बना है इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये है जो फंक्शन होगा u और z का। तो हम मान लेते हैं कि कर्ल u अपॉन कर्ल z माइनस r है जो वो कोई फंक्शन है
u और z के अंदर। क्लियर? u और z के अंदर। अब जो स्टार्टिंग की इक्वेशन थी वो थी p dx प्लस q dy प्लस, अब r क्या था, r dz। तो उस r के साथ हम क्या करते हैं, कर्ल u अपॉन कर्ल z और प्लस r और माइनस कर्ल u अपॉन कर्ल z dz इक्वल टू 0। अगर हम उसको ऐसा लिखते हैं तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, r dz वही बनेगा भी, ठीक है ना। तो अब यहां से आया p की वैल्यू। अब p की वैल्यू हमने क्या निकाली थी भी, कर्ल u अपॉन कर्ल x, यहाँ dx, q की वैल्यू कर्ल u अपॉन कर्ल y और dy, जो अभी मैंने यहाँ लिखी थी अभी वो रफ कर दी है, प्लस ये क्या बनेगा, कर्ल u अपॉन कर्ल z और dz और प्लस, अब ये r माइनस दिस या दिस माइनस r हो, बात तो एक ही है। इसमें से हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव कॉमन, तो ये क्या बनेगा, कर्ल u अपॉन कर्ल z माइनस r, जिसको हमने क्या लिखा है, f ऑफ यानी कि फंक्शन ऑफ u और z, ठीक है ना। और इक्वल टू क्या आया, 0 आया भी। अब ये देखो u का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव, तो इसको मैं क्या लिख लेता हूं, डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल U माइनस f ऑफ ये है कैपिटल U और z इक्वल टू 0 की फॉर्म में आई हुई, ठीक है ना। तो ये हमारी हुई सफिशिएंट कंडीशन। अब यहां से देखो du माइनस दिस इक्वल टू क्या बनेगा, 0। अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो वो किस फॉर्म में आएगा, f ऑफ u z इक्वल टू 0 की फॉर्म में सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि देखो लास्ट में जो वेरिएबल बचे हैं वो u और z बचे हैं भी, और u को हमने क्या सपोज किया था, इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस q dy। तो इस तरीके से तो ये हुई हमारी सफिशिएंट कंडीशन वेरीफाइड। तो इस तरीके से आप सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव कर सकते हो। जो मेन स्टेप है वो ये है, ये आपको समझ में आने चाहिए कि ये u का डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब इसको du क्यों लिखा उसका भी रीजन है। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि f ऑफ x y z इक्वल टू हमने सम कांस्टेंट c लिया था स्टार्टिंग में, और फिर आया था करली f अपॉन करली x और dx और करली f अपॉन करली y ये dy, ऐसे z में लिखा था। उसका मीनिंग क्या था, वो f का डेरिवेटिव है, फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब वैसी फॉर्म ये है, दिस मीन्स ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये है भी हमारी सफिशिएंट कंडीशन फॉर टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, यानी कि अगर आपको इस इक्वेशन के एग्जैक्टनेस चेक करनी हो, दिस मींस द डिफरेंशियल इक्वेशन p dx प्लस q dy प्लस r dz इक्वल टू 0 कि ये किस कंडीशन पे एग्जैक्ट होगी, तो वो ये है करली p अपॉन करली y इक्वल टू करली q अपॉन करल x होना चाहिए, कर्ल q अपॉन कर्ल z इक्वल टू कर्ल r अपॉन कर्ल y होना चाहिए, और कर्ल r अपॉन कर्ल x इक्वल टू कर्ल p अपॉन कर्ल z होना चाहिए। अब आपको लग रहा है कि ये इतनी सारी हमें याद कैसे होंगी, अगर उल्टा सुल्टा हमने कुछ डेरिवेटिव कर दिया तो वो कैसे चेक करेंगे। अब इसका भी एक रूल है भी, देखो ये p q q r और r p ये तो लाइन में है। अब अगर हम x को 1 मान लें, y को 2 मान लें, z को 3 मान लें, तो यहाँ क्या है 2 और 1 है, यहाँ कितना है 3 और 2 है, यहाँ कितना है 1 और 3 है, ठीक है ना। तो 21, 32 और 13 का रूल आप याद रखना, यानी कि 21, 32 और 13, यानी कि इसका रूल आप याद रखोगे। और इसके ऊपर क्या आएगा, जैसे पी क्यू क्यू आर और आर पी, बस सिंपल है, हो गया याद। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद जो मेथड हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर पढ़ना है वो फर्स्ट मेथड है मेथड फॉर सॉल्विंग टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला मेथड जिसका नाम है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन का मीनिंग क्या होता है, जांच करने वाला मेथड, ठीक है ना। इसको हम जांच मेथड बोल सकते हैं भी, जांचना, किसी चीज को परखना। तो वो क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फर्स्ट सी द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड। पहले आपने देखना है कि ये जो इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन है ये सेटिस्फाई होती है कि नहीं। देखो ये कंडीशन अब आपको याद रखनी पड़ेगी भी। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में रीअरेंज द टर्म सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्ट एंड देन द सॉल्यूशन इज फाउंड इजिली। अब आपने रीअरेंज करना है सेकंड स्टेप में उनको, ताकि ये एग्जैक्ट बन जाए, और एग्जैक्ट बनते ही इसका क्या फाइंड आउट कर लेना
करना है सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो आप पढ़ चुके हैं भी। तो जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वो यहाँ जो चीज़ें हमने सारी पढ़ी हैं वो एक्सरसाइज में और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।